अस्सलाम वालेकुम। प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस लेक्चर नेक्स्ट हमारा आज का इस वीक का। इसमें बेटा हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के हवाले से बात करेंगे कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स क्या होते हैं और ये क्या क्या हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन WIPO एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो क्रिएटर्स हैं या ओनर्स हैं किसी भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के, उनके काम को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है और ये प्रोटेक्शन वर्ल्ड वाइड होती है। और जो इन्वेंटर्स और ऑथर्स हैं उनके काम को रिकग्निशन मिलती है, उनको रिवार्ड मिलता है, जो कि जेन्युइन लोग हैं जिन्होंने काम किया हुआ है, उनके प्रोटेक्शन के लिए ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जी। इससे क्रिएटिविटी जो है वो बढ़ती है, जो वर्ल्ड नॉलेज है उसमें इजाफा होता है और जो जेन्युइन लोग हैं उनको इसका प्रॉफिट होता है और इसका बेनिफिट मिलता है। उसके अलावा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की वजह से जो इंटरनेशनल ट्रेड है उसमें बड़ा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की प्रोटेक्शन की वजह से जो इंटरनेशनल ट्रेड है उसमें बहुत इजाफा होता है। और जो मेंबर स्टेट्स हैं इस ऑर्गेनाइजेशन की, उसमें जो प्रॉस्पेरिटी और वेल बीइंग जो है वो बढ़ती है। और जो क्राफ्ट है, जो लोग काम कर रहे हैं, जो रियल वर्कर हैं जिन्होंने काम क्रिएट किया हुआ होता है, जेन्युइनली जिन्होंने कुछ कंसीव किया होता है और काम किया होता है, वो उन लोगों की प्रोटेक्शन होती है। और उसके अलावा यूज़र्स जो होते हैं उनकी भी प्रोटेक्शन और उनकी जो राइट्स हैं उनको भी आइडेंटिफाई किया जाता है इसमें। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स जो हैं वो किसी भी दूसरे प्रॉपर्टी राइट्स की तरह से होते हैं। दूसरे प्रॉपर्टी राइट्स मतलब जो ओनर हैं, जिसके नाम पे कोई चीज़ होती है, वो उसी तरह से ये भी प्रॉपर्टी राइट्स होते हैं। और जो हमने पिछली स्लाइड में देखा कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टी राइट्स हैं, पेटेंट्स, ट्रेडमार्क्स, इंडस्ट्रियल डिज़ाइन, कॉपीराइट, प्लेजरिज्म वगैरह। तो यहाँ पे जो पेटेंट्स हैं या ट्रेडमार्क्स हैं, कॉपीराइट हैं, इससे बेनिफिट मिलता है उनके ओनर्स को, ठीक है, जिन्होंने इसके ऊपर, इस क्रिएशन के ऊपर इन्वेस्टमेंट की हुई होती है। और ये हिस्टोरिकली आज की बात नहीं है, तो हिस्टोरिकली 1883 में और 1886 में इसके हवाले से जो है ना लॉ मेकिंग हो चुकी और ऑर्गेनाइजेशन जो है ना वो वजूद में आई हुई हैं, जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ जो हैं उनको आइडेंटिफाई करती हैं और अब जो इनके ओनर्स होते हैं उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं। ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं और रीजनल भी होती हैं कुछ जो कि एक पर्टिकुलर रीजन को कवर करती हैं, या ऐसे होती हैं कि कंट्री के लेवल पे होती हैं, ठीक है, या डिफरेंट कंट्रीज़ जो हैं वो मिल के एक ऑर्गेनाइजेशन बना देते हैं और फिर वहाँ पे आप इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स जो है ना वो अपने क्लेम कर सकते हैं, वो प्रोवाइड करते हैं प्रोटेक्शन। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करना क्यों ज़रूरी है? देयर आर 3 रीजंस। नंबर 1, प्रोग्रेस एंड वेल बीइंग ऑफ ह्यूमैनिटी रेस्ट ऑन इट्स कैपेसिटी टू क्रिएट एंड इन्वेंट न्यू वर्क्स इन द एरियाज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड कल्चर। इंसानियत जो है वो जब से है, हम इंसान दुनिया में आए हैं, हम नई चीज़ें क्रिएट करते हैं, इन्वेंट करते हैं, और यही इन्वेंशन और यही सारा कल्चर जो है नई चीज़ें बनाने का, नई चीज़ें जो है ना दुनिया में लेके आने का, ये इसी की वजह से ही इंसान जो है ना वो यहाँ तक पहुँचा। और साइंस और की तरक्की की जो हम बात करते हैं, टेक्नोलॉजी की तरक्की की बात करते हैं, वो इसी वजह से है। अगर हम
इस क्रिएटिविटी को रोक दें तो फिर शायद हम इतना प्रोग्रेस ना कर पाएँ। Secondly, legal protection of new creations encourages the commitment of additional resources for further innovation. और इसी प्रोटेक्शन की वजह से, ये लीगल प्रोटेक्शन की वजह से जो नए क्रिएटर्स हैं और फर्दर इनोवेशन जो होती है वो पॉसिबल हो सकती है। अगर इनको प्रोटेक्शन ना देंगे तो जो दूसरे लोग हैं जो कुछ करना चाहते हैं, जो इंटेलेक्चुअली कोई परफॉर्म करते हैं, तो वो इसमें हिस्सा नहीं डाल सकेंगे फिर इंसानी तरक्की में। Thirdly, the promotion and protection of intellectual property stimulates economic growth. इकोनॉमिक ग्रोथ जो है ना वो इसकी वजह से होती है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ग्रो करती हैं, नई जॉब्स क्रिएट होती हैं, इंडस्ट्री बढ़ती है और क्वालिटी ऑफ वर्क और क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो बेहतर होता है। ये इसका इनडायरेक्ट जो है वो बेनिफिट है। अच्छा, ये जब हमने ये बेनिफिट्स वगैरह देख लिए तो अब हम इसकी एग्ज़ाम्पल यूँ हो सकती है कि जो देखें हमारी जो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री है उसमें भी आप देख सकते हैं, या फिल्म इंडस्ट्री है, ये ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं जिनमें क्रिएशन होती है, नई नई चीज़ें बनती हैं और लोग जो है ना दे ब्रिंग प्लेयर टू मिलियंस ऑफ पीपल वर्ल्ड वाइड। अब ये अगर इनका काम हम कॉपीराइट प्रोटेक्शन से प्रोटेक्ट नहीं करेंगे और उनको रिवार्ड नहीं मिलेगा तो फिर कोई भी नया बंदा काम नहीं करेगा, ठीक है। इन्वेंटर्स जो हैं ना, रिसर्चर्स जो हैं वो काम नहीं करेंगे और फिर ग्रोथ जो है वो इंडस्ट्री की वहीं पर रुक जाएगी। तो इन सारी चीज़ों से बचने के लिए हमने डिफरेंट जो कॉपीराइट्स हैं, लॉज जो हैं वो बनाया हुआ है। अब उनमें एक सबसे पहली जो चीज़ हम पढ़ने जा रहे हैं वो है पेटेंट्स। पेटेंट क्या होता है? पेटेंट इज़ एन एक्सक्लूसिव राइट ग्रांटेड फॉर एन इन्वेंशन, ठीक है। किसी भी इन्वेंशन जो आपने नई चीज़ ईजाद की, वो कोई प्रोसेस हो सकता है, कोई प्रोडक्ट हो सकती है, कोई ऐसी चीज़ जिससे कि कोई काम आसान हो जाए, कोई नया तरीक़ाकार ईजाद कर लेना, तो इसको राइट असाइन किए जाते हैं और ये राइट्स जो हैं ये ओनर्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं और ये प्रोटेक्शन एक लिमिटेड पीरियड के लिए होती है, 20 ईयर्स ऑलमोस्ट, और ये डिफरेंट हो सकती है डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस में। और जैसे मैंने पहले बताया कि ऑर्गेनाइजेशंस जो है ना वो डिफरेंट लेवल पे काम कर रही होती हैं, तो हर एक अपने लिमिट्स में रह के ये पेटेंट्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। वाई पेटेंट्स? Patent protection means an invention cannot be commercially made, used, distributed or sold without patent owner's consent. जिसके नाम का पेटेंट है उसकी मर्ज़ी के बगैर आप कोई चीज़ जो उस बंदे की इन्वेंशन है उसकी इजाज़त के बगैर, उसकी कंसेंट के बगैर आप बना नहीं सकते, इस्तेमाल नहीं कर सकते, डिस्ट्रीब्यूट या बेच नहीं सकते, तो ये पेटेंट होता है। पेटेंट राइट्स आर यूजुअली इन्फोर्स्ड इन कोर्ट्स और ये कोर्ट जो है वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, ठीक है जी। अब ये प्रोटेक्शन, अ कोर्ट कैन आल्सो डिक्लेयर अ पेटेंट इनवैलिड अपॉन अ सक्सेसफुल चैलेंज बाय अ थर्ड पार्टी। अगर कोई पार्टी ये क्लेम करती है कि नहीं जी जो पेटेंट जिस बंदे के नाम है वो गलत है बल्कि ये हमारी इन्वेंशन है, तो फिर कोर्ट में उसे डिफेंड करना पड़ेगा। अगर तो वो कोर्ट में सक्सेसफुली डिफेंड करता है, अपना क्लेम प्रूव कर लेता है, तो पेटेंट उसके नाम पे ट्रांसफ़र किया जाता है। अब इससे क्रिएटिविटी को रिकग्नाइज़ करने का एक तो फ़ायदा मिलता है जो हमने पहले बात की। इसके अलावा जो मटेरियल रिवॉर्ड्स होते हैं वो भी मिलते हैं। ये इंसेंटिव्स होते हैं, मटेरियल रिवॉर्ड या इंसेंटिव, ये जो बेनिफिट्स होते हैं इससे इनोवेशन को इनकरेजमेंट मिलती है और उससे क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो इंक्रीज़ होता है जी। नेक्स्ट, राइट्स ऑफ पेटेंट्स क्या हैं? पेटेंट ओनर जो है जिसके नाम का पेटेंट रजिस्टर हो गया वो अपने पेटेंटेड इन्वेंशन को एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए किसी थर्ड पार्टी को, किसी और बंदे को यूज़ करने की परमिशन दे सकता है।
अब ये परमिशन या लाइसेंस जो है किसी और पार्टी को जब दिया जाता है तो वो किसी एग्रीमेंट के तहत होता है, उस एग्रीमेंट के मुताबिक वो लोग जो है ना वो काम करते हैं। वो एग्रीमेंट अगेन एक लीगल एग्रीमेंट होता है और उसको लीगल प्रोटेक्शन होती है, कोर्ट में उसकी एक वर्थ होती है। अच्छा, ओनर जो है वो सिर्फ यूज़ करने के लिए ही नहीं किसी को परमिशन दे सकता, बल्कि ओनर जो है, पेटेंट का ओनर जो है, उसके पास ये भी राइट्स होते हैं कि वो अपना पेटेंट किसी को सेल कर दे। अब जिसको पेटेंट सेल किया जाता है वो फिर ओनर हो जाता है, ठीक है। और अगली बात ये कि बेटा पेटेंट एक्सपायर भी होता है, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद वो एक्सपायर हो जाते हैं। अब वो जब एक्सपायर हो जाते हैं तो फिर हम कहते हैं कि पेटेंट हैज़ एंटर्ड इन द पब्लिक डोमेन। इसको ऑफ पेटेंट भी कहते हैं, बिकमिंग ऑफ द पेटेंट। इसका मतलब ये है कि ओनर के पास अब कोई राइट्स नहीं रहे कि वो उसको अपने क्लेम करे, बल्कि वो एक पब्लिक प्रॉपर्टी जो है उसमें हो जाते हैं, पब्लिक प्रॉपर्टी कंसिडर किए जाते हैं, उसमें शुमार होते हैं। और फिर पेटेंट जो ओनर है उसको वो बाउंड होता है कि उस इन्वेंशन की वजह से जो भी नॉलेज था उसको पब्लिकली अनाउंस करें, और ताकि बाकी लोग जो हैं, जो बाकी रिसर्चर्स हैं, वो उस नॉलेज से फ़ायदा उठा के और मज़ीद इनोवेशन और मज़ीद जो रिसर्च है उसके रास्ते खुलें और नई चीज़ें, नया नॉलेज जो है वो दुनिया में आए। तो अब अगली बात करते हैं जी, हु ग्रांट्स पेटेंट। पेटेंट्स आर ग्रांटेड बाय नेशनल पेटेंट ऑफिसेज or by regional officers that carry out examination work for a group of countries। ठीक है जी। तो डिफरेंट लेवल्स हो सकते हैं, नेशनल लेवल पे भी पेटेंट जो है वो रजिस्टर हो सकता है, रीजनल लेवल पे भी, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल में लिखा हुआ है यूरोपियन पेटेंट ऑफिस EPO, एक पूरे यूरोप को कवर कर रही है। अगर आप वहाँ पे कोई अपना पेटेंट रजिस्टर करवाता है तो यूरोपियन कंट्रीज़ में उसको पेटेंट जो है वो ग्रांट किया जाएगा। एप्लीकेंट रिक्वेस्ट करता है प्रोटेक्शन के लिए, अपनी इन्वेंशन की प्रोटेक्शन के लिए, एक कंट्री में या एक से ज़्यादा कंट्रीज़ में, और हर एक कंट्री का जो ऑफिस होता है वो डिसाइड करता है कि अपने रूल्स एंड रेगुलेशन के मुताबिक, ठीक है जी। या इसके अलावा जो WIPO है, वर्ल्ड जो पेटेंट ऑर्गेनाइजेशन है, वो उसमें अगर आप पेटेंट करते हैं अपना फाइल, तो अगर उसकी तरफ से पेटेंट मिलता है तो दैट विल बी रिकग्नाइज्ड ग्लोबली। नेक्स्ट टर्म है या जो नेक्स्ट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है वो ट्रेडमार्क होता है। ट्रेडमार्क आमतौर पे एक साइन होता है, एक डिस्टिंक्टिव साइन जो यूनिकली आइडेंटिफाई करता है कुछ चीज़ों को, सर्विसेज को, जो किसी एक कंपनी की हो सकती हैं, किसी एक बंदे की हो सकती हैं। जैसे पहले ज़माने में जब लोग कोई काम करते थे, कोई आर्टिस्टिक काम करते थे, क्राफ्ट्समैन कोई अपनी कोई बड़ी स्पेशल कोई चीज़ बनाता था, तो वो उसको उसमें कोई ना कोई अपनी निशानी छोड़ते थे, कोई ऐसा निशान लगा देते थे जिससे पता चले कि ये इस पर्टिकुलर आर्टिस्ट की इस ख़ास दस्तकार के बना हुआ कोई शाहकार है। तो ट्रेडमार्क्स जो हैं इससे कंज्यूमर को भी फ़ायदा होता है। उसको क्या फ़ायदा होता है? कंज्यूमर को फ़ायदा ये होता है कि वो एक उसको वो आइडेंटिफाई कर लेता है और कि ये इसी बंदे की या इसी कंपनी की चीज़ है, और किस लेवल की और किस क्वालिटी की ये चीज़ होगी, किस उसकी करैक्टरिस्टिक्स होंगी ख़ास, तो वो उसको ट्रेडमार्क की वजह से आइडेंटिफाई करके और पूरे भरोसे के साथ ख़रीद सकता है और यूज़ कर सकता है। और उसे पता है कि ये ट्रेडमार्क जो है ये रजिस्टर्ड है और इसकी वजह से मेरे जो मैं पे कर रहा हूँ इस प्रोडक्ट के लिए वो जेन्युइन प्रोडक्ट है और वो उसमें कोई इन्फ्रिंजमेंट नहीं है। What do trademarks do? Trademarks protection ensures that the owners of marks have the exclusive right to use them, to identify goods or services, or to authorize others to use them in return for payment। तो जो ट्रेडमार्क ओनर्स होते हैं उनके पास राइट्स होते हैं और उनकी वजह से उनकी जो गुड्स होती हैं, उनकी जो सर्विसेज होती हैं जो वो प्रोड्यूस करते हैं,
तो वो आइडेंटिफाई की जा सकती हैं ईज़िली। अच्छा, वो अपनी जो गुड्स हैं सर्विसेज हैं ये दूसरे लोगों को भी ऑथोराइज़ कर सकते हैं कि वो उसी ट्रेडमार्क को यूज़ करते हुए ये कर ले, मतलब ट्रेडिंग वगैरह कर सकता है। अब ये प्रोटेक्शन अगेन वो ये जो ट्रेडमार्क की प्रोटेक्शन है ये वेरी करती है, और जब वो ट्रेडमार्क का टाइम एक्सपायर हो जाता है फिर आप उसको रिन्यू भी कर सकते हैं पर्टिकुलर फ़ीस को पे करके। जी, तो ये जो प्रोटेक्शन का पीरियड है ये डिफरेंट होता है डिफरेंट कंट्रीज़ में। डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस ने अपनी फ़ीस के मुताबिक डिफरेंट जो है ना वो प्रोटेक्शन पीरियड डिफ़ाइन किए हुए हैं, या इंडेफिनिटली भी प्रोटेक्शन मिल सकती है। ट्रेडमार्क की प्रोटेक्शन इंडेफिनिटली भी हो सकती है, उसके करस्पॉन्डिंग आपको फ़ी वगैरह पे करना पड़ती है। टाइप्स ऑफ ट्रेडमार्क्स, बहुत सारी डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट तरह के ट्रेडमार्क्स यूज़ करती हैं। एक सिंगल वर्ड भी हो सकता है, एक लेटर हो सकता है, एक न्यूमरल हो सकता है, एक सिंबल होता है ख़ास तौर पे स्पेशली डिज़ाइन किया गया जिसकी अपनी पर्टिकुलर डायमेंशंस, शेप वगैरह भी हो सकती है। और कुछ कंट्रीज़ में इनके अलावा बड़े नॉन ट्रेडिशनल टाइप के ट्रेडमार्क्स भी यूज़ किए जाते हैं, जैसे कि कोई पर्टिकुलर कलर हो सकता है, नॉन विजिबल साइन हो सकता है। तो इस तरह बहुत सारे डिफरेंट जो ट्रेडमार्क्स हैं वो यूज़ किए जाते हैं। ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन के लिए जो प्रोसेस है उसमें फर्स्ट स्टेप में एप्लीकेशन जो है वो फ़ाइल की जाती है पर्टिकुलर ट्रेडमार्क ऑफिस में, किसी भी कंसर्न्ड ट्रेडमार्क ऑफिस में। और फिर एप्लीकेशन में जो उसकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं कि जो ट्रेडमार्क है दैट मस्ट बी रिप्रोड्यूस्ड एग्जैक्टली, उसमें जो कलर्स हैं, जो 3 डिमेंशनल फीचर्स हैं वो सारे के सारे उसमें इंक्लूडेड होने चाहिए। और उसके अलावा कुछ और कंडीशंस होती हैं जो कि ट्रेडमार्क को फुलफ़िल करना होती हैं। मसलन इट मस्ट बी डिस्टिंक्टिव, स्पेशल होना चाहिए, दूसरों से अलग होना चाहिए, डिस्टिंग्विश किया जा सके, आसानी से कंफ्यूज ना करे कंज्यूमर्स को, कस्टमर्स को। और इट मस्ट नीदर मिसलीड और डिसीव कस्टमर्स और वायलेट पब्लिक ऑर्डर और मॉरलिटी। और मॉरल और पब्लिक ऑर्डर जो है उसको उसके लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना करता हो। उसके बाद फिर राइट्स जो अप्लाई किए जाते हैं, दैट कैन जो राइट्स अप्लाइड फॉर कैन नॉट बी द सेम एज राइट्स ऑलरेडी ग्रांटेड टू अनदर ट्रेडमार्क ओनर। जो राइट्स आप अप्लाई कर रहे हैं वो सेम वही राइट्स नहीं हो सकते जो ऑलरेडी किसी को अलॉट हुआ है ट्रेडमार्क ओनर। इंडस्ट्रियल डिज़ाइन, बेटा ये नेक्स्ट है टॉपिक। इंडस्ट्रियल डिज़ाइन किसी भी ऑर्नामेंट को, किसी एस्थेटिक आस्पेक्ट, किसी आर्टिकल का, किसी भी चीज़, कोई प्रोडक्ट, कोई चीज़, कोई टूल हो सकता है, कोई ऑर्नामेंट हो सकता है, तो उसका कोई एक ख़ास आस्पेक्ट होता है जिसको हम प्रोटेक्ट करते हैं, प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जाती है। अब उसके डिफरेंट शेप हो सकती है, फीचर्स हो सकते हैं, जिससे कि जैसे कि पैटर्न हो सकता है, उसका कलर हो सकता है, तो उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जाती है। इंडस्ट्रियल डिज़ाइंस आर व्हाट मेक एन आर्टिकल अट्रैक्टिव एंड अपीलिंग। यानी किसी आर्टिकल का कोई ऐसा आस्पेक्ट होता है, कोई ऐसा उसकी खसूसियत होती है जिसकी वजह से वो दूसरों से डिफरेंट होता है और वो अपीलिंग लगता है। तो उसकी फिर कमर्शियल वैल्यू उसी वजह से होती है, और उस कमर्शियल वैल्यू को प्रोटेक्ट करने के लिए और उससे फ़ायदा उठाने के लिए इंडस्ट्रियल डिज़ाइन का एक कह लें प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जाती है। When an industrial design is protected, the owner or the entity that has registered the design is assured an exclusive right and protection against unauthorized copying and imitation of the design by third parties. तो जो जो ओनर होता है, या जो भी कंपनी, जो ऑर्गेनाइजेशन उसको ओन कर रही होती है इंडस्ट्रियल डिज़ाइन के कॉपीराइट को, उसको ये अथॉरिटी मिलती है कि वो किसी को कॉपी करने की परमिशन दे या उसे रोक सके। और इससे उन्हें अपनी जो इन्वेस्टमेंट है उस पर रिटर्न मिलता है, और एक ट्रेड प्रैक्टिसेस जो है ना वो बेहतर होती हैं, क्रिएटिविटी बढ़ती है, और जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी क्वालिटी बेहतर होती है। कैसे प्रोटेक्ट किया जाता है? An industrial design must be registered in order to be protected under industrial design law.
ठीक है। इंडस्ट्रियल डिज़ाइन लॉ के अंडर जो कि डिफरेंट कंट्रीज़ में होते हैं, उनके मुताबिक हमें फ़ाइल जो है ना वो सबमिट करवाना होती है, और डिज़ाइन हमने फिर उसमें इंश्योर करना होता है कि दिस इज़ द न्यू वन एंड द ओरिजिनल वन। उसके ऐसा कोई और नहीं था डिज़ाइन, और ये जो डिज़ाइन किया गया ये ओरिजिनल है और अपनी जो है ना वो प्रोडक्शन है। जब डिज़ाइन रजिस्टर हो जाता है तो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिल जाता है फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, दैट कैन बी 5 years अप टू 15 years, ठीक है, और रिन्यू भी करवाया जा सकता है। एंड देन कम्स द नेक्स्ट वन, द नेक्स्ट थिंग इज़ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में कॉपीराइट। कॉपीराइट बड़ी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, और ये जो ऑथर्स होते हैं, आर्टिस्ट्स होते हैं, जो क्रिएटर्स होते हैं, उनको जो उनका लिटरेरी वर्क और आर्टिस्टिक वर्क जो है उसकी प्रोटेक्शन के लिए ये लॉज जो हैं वो फ्रेम किए गए हैं। इसके बेनिफिशरीज़ जो परफॉर्मर्स हो सकते हैं, परफॉर्मर्स मतलब जो आर्टिस्ट्स हैं जैसे एक्टर्स, म्यूजिशंस वगैरह। प्रोड्यूसर्स हो सकते हैं जो नई चीज़ें प्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि म्यूज़िक कंपोजिंग, प्रोडक्शन और परफॉर्मिंग से रेलेवेंट है बेसिकली। और उसके अलावा जो ब्रॉडकास्टिंग ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जैसे कि रेडियो, टेलीविज़न वगैरह, ये भी इसके बेनिफिशरीज़ में शामिल हैं। और उसके अलावा जनाब जो लोग इसके अलावा बहुत सारे हैं, ऐसे हमारे जो क्रिएट करते हैं लिटरेचर, जैसे कि नावल्स, पोएम्स, प्लेज़, और इसके अलावा जो रिसर्चर्स हैं जो एडवर्टीज़मेंट्स क्रिएट करते हैं, या इवन कंप्यूटर प्रोग्रामर्स जो हैं डेटाबेसेस जो डिज़ाइन करते हैं, फिल्म, म्यूज़िक कंपोजिशंस, कोरियोग्राफी, पेंटिंग्स, ड्राइंग, फोटोग्राफी, स्कल्पचर, आर्किटेक्चर, मैप्स, टेक्निकल ड्राइंग्स, बहुत सारे लोग जो है ना वो कॉपीराइट के इस कैटेगरी में आते हैं। उनका काम इस कॉपीराइट की कैटेगरी में आता है, और वो अपने काम को प्रोटेक्ट कर सकते हैं फ्रॉम बीइंग कॉपीड और यूज्ड इलीगली। जो परमिटेड राइट्स हैं कॉपीराइट के अंडर, वो क्या हैं? जो राइट होल्डर है वो ऑथोराइज़ कर सकता है, या अथॉरिटी अपनी यूज़ करके किसी को प्रोहिबिट कर सकता है किस चीज़ से, कि वो उसका बनाया हुआ काम, उसका किया हुआ काम उसको रिप्रोड्यूस ना कर सके, किसी भी तरीके में, किसी भी फॉर्म में उसको रिप्रोड्यूस ना कर सके, उसको पब्लिकली परफॉर्म ना कर सके और कम्युनिकेट ना कर सके पब्लिक में, उसको ब्रॉडकास्ट ना कर सके, या उसकी ट्रांसलेशन किसी और लैंग्वेज में करके अपने नाम से वो शो ना कर सके, उसको अडॉप्ट ना किया जा सके। अडॉप्ट से मतलब ये है कि जैसे अगर एक नावल है, एक स्टोरी या पोएम है कोई, तो उसके ऊपर कोई मूवी वगैरह या बना के तो अपने नाम से वो ना पब्लिकली अनाउंस की जा सके। फ़ायदे क्या होते हैं इससे? ऑथर्स, आर्टिस्ट्स वगैरह जो क्रिएटर्स हैं उनको इंसेंटिव्स मिलते हैं, उनको रिकग्निशन मिलता है, उनको इकोनॉमिक रिवॉर्ड मिलता है, ठीक है, और उनसे फिर उनकी एक्टिविटी जो है वो बढ़ती है और उनको रिजल्ट्स मिलते हैं, और जिससे कि वो मज़ीद बेहतर काम जो है ना वो करते हैं, और जो बेनिफिट्स, फाइनेंशियल बेनिफिट्स हैं वो उनसे उनकी इंकरेजमेंट भी होती है। बाय इंश्योरिंग द एग्जिस्टेंस एंड इन्फोर्सिबिलिटी ऑफ लॉ राइट्स, individuals and companies can more easily invest in the creation, development and global dissemination of their work। अब जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो लोग हैं, वो फिर क्या करते हैं, वो और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं, और इससे फिर क्रिएटिविटी जो है ना वो बढ़ती है। राइट जी। नेक्स्ट वन इज़ हाउ कॉपीराइट्स आर रेगुलेटेड। Copyrights and related rights protection is obtained automatically without the need for registration or other formalities। कुछ ऐसी हैं चीज़ें कि जो हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं। यू डोंट हैव टू फाइल और केस, या किसी की परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं होती, किसी कोई अथॉरिटी नहीं होती जिससे कि आपको वो कोई सर्टिफिकेट चाहिए हो। कुछ कंट्रीज़ में नेशनल लेवल पे सिस्टम ऐसे डिज़ाइन कर दिए जाते हैं कि जिससे आप रजिस्ट्रेशन करवा भी सकते हैं। दीज सिस्टम्स फैसिलिटेट क्वेश्चंस इन्वॉल्विंग डिस्प्यूट्स ओवर ओनरशिप और क्रिएशन, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, सेल्स, असाइनमेंट एंड ट्रांसफ़र ऑफ राइट्स एट्सेट्रा। ठीक है जी। देन कम्स अनदर रिलेटेड टर्म, कॉपीराइट की तरह से ही इसको ट्रीट किया जाता है, दैट इज़ प्लेजरिज्म।
प्लेजरिज्म किसी और बंदे का काम किया हुआ काम, लिटरेरी काम हो सकता है, कोई आइडिया हो सकता है, उसको अपने नाम से किसी और कोई और बंदा अपने नाम से अगर यूज़ करेगा तो दैट विल बी कॉल्ड द प्लेजरिज्म। इनमें क्या क्या चीज़ें आती हैं? टर्निंग इन समवन एल्सेस वर्क एज योर ओन वर्क, किसी दूसरे के काम को अपना काम शो करना, किसी दूसरे के आइडिया या वर्ड्स या सेंटेंसेस को क्रेडिट दिए बगैर अपने नाम से यूज़ करना। अगर किसी दूसरे का काम है तो उसको काम को कोट्स में लिखना और कोट्स में प्रॉपर उसको क्रेडिट देना। इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन किसी सोर्स के बारे में, यानी कि जहाँ से आपने वो आइडिया लिया, वो वर्ड्स लिए, उसको प्रॉपर मेंशन वहाँ के बजाय किसी और की तरफ रेफ़र कर देना। चेंजिंग वर्ड्स और बट कॉपिंग द सेंटेंस स्ट्रक्चर ऑफ अ सोर्स विदाउट गिविंग क्रेडिट। वर्ड्स तो आप चेंज कर लेते हैं लेकिन सेंटेंस स्ट्रक्चर अगर आप सेम रखते हैं और क्रेडिट भी नहीं देते तो वो भी प्लेजरिज्म है। कंप्यूटर प्रोग्राम्स भी प्लेजरिज्म में आता है। मसलन आप कंप्यूटर प्रोग्राम किसी का लेके कॉपी करते हैं, उसको प्रोग्राम्स में वेरिएबल्स चेंज कर लेते हैं एंड यू डोंट चेंज द स्ट्रक्चर एंड द होल लॉजिक ऑफ द प्रोग्राम, देन इट विल बी अ प्लेजरिज्म। थैंक यू सो मच, दैट्स इट, वी हैव डन इट। और ये जो कॉपीराइट्स हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हैं, इसके हवाले से हमारा लेक्चर आज का कंप्लीट हुआ। सी यू इंशाल्लाह विद नेक्स्ट स्लाइड्स, देन नेक्स्ट टॉपिक। थैंक यू सो मच।